ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से एचजीसी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं। और आज मैं एक नए टॉपिक जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में पिछले टर्न तक हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ लिया था। और क्या पढ़ लिया था? एक तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ा था और एक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया था। और उसके बाद क्या पढ़ लिया था हमने? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एरोमेटिक में हमने आपको एग्जांपल क्या दिया था? वही सारे हाइलोजिनेशन, सल्फोनेशन, क्या नाम दिया था? हाइलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन या नाइट्रेशन। तो ये सब आपको अभी नेक्स्ट या हायर नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी आपसे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर पूछे, काइनेटिक ऑर्डर पूछे कि यह कितने ऑर्डर का होता है, तो आप हमेशा बोलोगे जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो हमारा सेकेंड ऑर्डर का होता है। क्यों सेकेंड ऑर्डर का होता है? वो क्योंकि उसका जो रेट कांस्टेंट होता है, जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K होता है, वह एरिनियम आयन एज वेल एज जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है एरिनियम आयन एज वेल एज हमारा इलेक्ट्रोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एरिनियम आयन और इलेक्ट्रोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऐसे दिखाया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में। तो आई थिंक क्लियर होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पढ़ा जाएगा। और यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली कह सकते हो या लगभग हमेशा एलिफैटिक मॉलिक्यूल ही दिखाते हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब, चूंकि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सब्स्टिट्यूशन मतलब टू रिप्लेस या हटा देना। कि कोई अगर हमारा यह मॉलिक्यूल है, यह हमारा कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल है या कोई भी कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल हमारा है जिसमें R के साथ हमारा कोई A जुड़ा हुआ है, तो अगर कोई दूसरा एटम्स या मॉलिक्यूल आकर इस पर अटैक करके इसमें और इसको हटा देता है, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सोचो अगर यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आप जैसे कह रहे हो कि कोई RX मॉलिक्यूल था और इसमें कोई दूसरा ग्रुप बाहर से या एटम आकर के बाहर से अटैक कर रहा है और इसके एक एटम को हटा दे रहा है और हमारा न्यू प्रोडक्ट बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? न्यू प्रोडक्ट। तो सोचो अगर अटैक करने वाला सिस्टम जो बाहरी मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है वह न्यूक्लियोफाइल रहे। क्या रहे? न्यूक्लियोफाइल रहे। और यह हमारा जो मॉलिक्यूल है या सबस्ट्रेट है वो क्या रहे? एलिफैटिक रहे। क्या रहे? हमारा एलिफैटिक रहे। तो आप क्या बोलोगे? एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलोगे? एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले 1935 में एडवर्ड डी ह्यूगेस एंड सर क्रिस्टोफर ने इसको बताया था। उन्होंने, यह दोनों साइंटिस्टों ने, डी ह्यूगेस एंड क्रिस्टोफर इनगोल्ड साहब ने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर स्टडी करा रहा था। क्या कर रहे थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर स्टडी कर रहे थे। और किस पर स्टडी कर रहे थे? केवल एल्काइल हैलाइड पे। किस पे कर रहे थे? एल्काइल हैलाइड पे। और उससे रिलेटेड कंपाउंड, मतलब एल्काइल हैलाइड रहेगा या उसका कोई डेरिवेटिव रहेगा। ठीक। तो उन्होंने इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड के बारे में कहा कि यह दो मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, दो पाथवे के थ्रू जाएगा। यानी उन्होंने बताया कि यह जो रिएक्शन है, उन्होंने कहा, उन्होंने प्रपोज करा, उन्होंने कहा कि इसके दो मेन मैकेनिज्म होंगे। एक SN1 रिएक्शन के साथ जाएगा और क्या जाएगा? दूसरा SN2 रिएक्शन के साथ। यानी इन्होंने कह दिया यह जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड है, यह दो मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। एक में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करेगा, एक में सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करेगा।
जिसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करेगा हम उसको बोल देते हैं SN1 रिएक्शन, क्या बोल देते हैं, और जिसमें सेकेंड ऑर्डर फॉलो करता है उसको क्या बोल देते हैं SN2 रिएक्शन, क्या बोलते देते हैं SN2 रिएक्शन। देखो यहाँ पढ़ो, जो SN1 लिखा है इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, वन मतलब मोनो होता है तो इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, वन को मोनो भी कहते हैं यूनि भी कहते हैं, तो यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो इसको SN1 को हम क्या बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। उसी तरह से SN2 को एक और नाम देते हैं, जैसे ये हमारा 2 है तो इसको बोलोगे बाई मॉलिक्यूलर, क्या बोलोगे बाई मॉलिक्यूलर, क्या बोलोगे बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। देख लेना स्पेलिंग बाई मॉलिक्यूलर का होता है क्या है, देख लो आराम से लिख लो बाई मॉलिक्यूलर का स्पेलिंग BIOMOLECULAR, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसमें SN1 कब कहेंगे, SN2 कब कहेंगे, कैसे कौन सा मैकेनिज्म किस पाथवे से फॉलो जाएगा, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। तो आप जैसे कि पढ़ चुके होंगे कि हमने बता दिया है कि एल्किल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन 2 मैकेनिज्म पाथवे फॉलो करता, एक SN1 को और दूसरा किसको SN2 को। तो यहाँ लिखा है यस स्टैंड, मतलब यस बताता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, किसको यस क्या बताता है सब्स्टिट्यूशन को इंडिकेट करता है, जो यन इंडिकेट करता है किसको न्यूक्लियोफिलिक को, यानी कि यस मतलब सब्स्टिट्यूशन, यन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एंड जो यह नंबर हम लिख रहे हैं, जो मैथमेटिकली नंबर लिख दे रहे हैं, वह उसका काइनेटिकली ऑर्डर बताता है, रिएक्शन का क्या बताता है, देखो यस इज द सब्स्टिट्यूशन, N इज द न्यूक्लियोफिलिक, और यहाँ जो मैथमेटिकल नंबर हम लिख रहे हैं 1 लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, तो बोलते हैं टोटल यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या SN1 रिएक्शन। उसी तरह से बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या SN2 रिएक्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो 1 बाय 1 हम पहले सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म जानेंगे और इसके 1-2 एग्जाम्पल करेंगे और बेहतरीन वे से जाना जाएगा। देखो इसमें जो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म है यह 2 स्टेप प्रोसेस है। कितने स्टेप प्रोसेस है? 2 स्टेप प्रोसेस है, यानी कि इसमें स्टेप 1 होगा स्टेप 2 होगा। क्लियर? एक्चुअल में देखो पहले रिएक्शन जान लेते हैं होता क्या है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले यहां देखो आपके सामने कोई एल्किल मतलब कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, तो कोई एल्किल हैलाइड लिखा गया, एल मतलब कोई लिविंग ग्रुप ही है हमारा। यहाँ जो X है Y है Z है, इस मॉलिक्यूल के अनदर सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर? एल इज द लिविंग ग्रुप, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो। लिविंग ग्रुप मतलब होता है क्या कि लिविंग ग्रुप मतलब उस मॉलिक्यूल से, जैसे हमारा पूरा मॉलिक्यूल है, ये हमारा पूरा मॉलिक्यूल है, यल को हम लिविंग ग्रुप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लिविंग ग्रुप का डिफिनीशन यही होता है कि वह मॉलिक्यूल को लीव करने के बाद, लीव मतलब छोड़ देना, वहां से हट जाना, तो मॉलिक्यूल को लीव करने के बाद यह जो लिविंग ग्रुप होता है वह स्टेबल होता है। कैसे स्टेबल होता है? वह समय के साथ जैसे जैसे आएगा आपको बताया जाएगा। लिविंग ग्रुप में कोई भी एग्जाम्पल आपको वहां रहेगा, एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाएगा। तो एक चीज याद रखना कि लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले लिविंग ग्रुप को उस मॉलिक्यूल से निकालो, निकालने के बाद उसकी स्टेबिलिटी देखने का 4-5 पैरामीटर है। सबसे पहले लेस चार्ज होना चाहिए, कम से कम चार्ज होना चाहिए। क्लियर? दूसरी बात ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। ये सब पैरामीटर्स हैं, इनमें से कोई भी आ गया। OCTATE ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। और जो तीसरी बात है हाइपर कॉन्जुगेशन से देख लो, उसके हाइपर कॉन्जुगेशन से देख लो, रेजोनेंस से देख लो। किससे देख लो? रेजोनेंस। एक चीज और ध्यान रखना जो आपको नहीं बताया गया होगा आज तक, वह होता है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। इससे भी देखा जाता है कि कोई डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कि कोई लिविंग ग्रुप वहां से निकल रहा है
उस मॉलिक्यूल को लीव कर रहा है, अगर वहां से निकलने के बाद, मॉलिक्यूल से लीव करने के बाद उस मॉलिक्यूल में डी ऑर्बिटल खाली बच रहा है, डी ऑर्बिटल इम्पटी बच रहा है, तो वह स्टेबल होगा, वह लिविंग ग्रुप स्टेबल होगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस वो बताया जाएगा डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। और इसमें देखो होता क्या है कि जो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें क्या होता है, स्लो होता है। यह मैं बताऊंगा पहला स्टेप स्लो क्यों होता है। अभी इसके बाद हमने एक वाइट स्लाइड लूंगा और उसमें आपको सब कुछ डिस्क्राइब करूंगा। तो देखो स्लो स्टेप का मतलब क्या हुआ कि यहां से जो अब हम यहां जा रहे हैं, या रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कार्बोकैटायन बन रहा है वह स्लोवेस्ट स्टेप है। यानी कि यह क्या है हमारा, यह बॉन्ड पोलराइज कहीं ना कहीं है। मैं एग्जांपल अभी लूंगा तो इसमें सब क्लियर हो जाएगा। हो क्या रहा है, फर्स्ट स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप है, इसमें लिविंग ग्रुप निकल रहा है, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ध्यान देना फिर मेरी बात, यह क्या है, कार्बोकैटायन है। क्या है हमारा, कार्बोकैटायन है। बार बार बताया जा रहा है कार्बोकैटायन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, लेकिन उससे भी बड़ी जरूरी बात आपको जानना है कि इसके पास pz एटॉमिक ऑर्बिटल वो खाली रहता है। क्लियर की मतलब हम अगर यहाँ पर कार्बोकैटायन हमने बना दिया, यहाँ पर इसके जो भी सब्स्टिट्यूएंट थे एक्स वाई जेड हमने लिख दिया, और ये हमारा वाई है। तो एक चीज याद रखना, यह जो कार्बोकैटायन है इसके जस्ट परपेंडिकुलर मतलब इसके जस्ट परपेंडिकुलर यह pz एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा क्या है, खाली है। क्लियर। अब जब हमने जान लिया कार्बोकैटायन है, pz ऑर्बिटल खाली है, तो न्यूक्लियोफाइल और pz ऑर्बिटल क्या है, खाली है। कैसे खाली है, वह परपेंडिकुलर है कि मतलब इस कार्बन के ऊपर है और नीचे भी है। मतलब कह सकते हो जो आपके आगे भी है p ऑर्बिटल और इसके पीछे भी है p ऑर्बिटल। तो यहाँ मैं दिखाया हूं, यहाँ ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं इसी p ऑर्बिटल को ऐसे दिखा दूं, देखो मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारा यह कार्बोकैटायन है और p ऑर्बिटल मैं मान लूं परपेंडिकुलर ये रहा, तो अब ये बताओ क्या जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जो आएगा, क्या उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों साइड से अटैक कर सके, क्योंकि दोनों साइड से उसको लोब दिख रहा है, तो दोनों साइड से अटैक करता है। क्लियर। तो एक बारी मान लो अगर इस पाथवे से अटैक कर रहा है तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पाथवे से करेगा तो न्यूक्लियोफाइल हमारा इस तरह से ऐड होगा। यानी कि हमारा मान लो न्यूक्लियोफाइल यहाँ आया और यहाँ अटैक करा तो इस साइड से जुड़ गया, और जब यही न्यूक्लियोफाइल को हमने माना कि इस साइड से अटैक करा तो यहाँ जुड़ गया। तो आप लोग कहोगे कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं और कि लेफ्ट साइड राइट साइड या मतलब दोनों साइड से क्यों, तो आप देख सकते हो उसका रीजन यही है कि जो कार्बोकैटायन है उसके पास pz ऑर्बिटल खाली है, दोनों साइड लोब हैं, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो वह दोनों साइड से अटैक कर सकता है। उसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है कि मतलब कह सकते हो कि 50-50% पॉसिबिलिटी है कि 50 मॉलिक्यूल है, अगर 100 मॉलिक्यूल हमने इनिशियल में इसके लिए थे तो 50 मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करेगा और 50 मॉलिक्यूल में इस साइड से अटैक करेगा। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब एग्जाम इसके देखो स्टेप 1 में हुआ क्या है, मान लो हमने कोई एग्जांपल लिया, यहाँ CH3 कार्बन है, CH3 और यहाँ कोई लिविंग ग्रुप है। तो यह जो स्टेप होता है स्लोवेस्ट स्टेप होता है। क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप होता है, या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और यह कितने डिग्री का है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। हमेशा याद रखना SN1 के केस में 3 डिग्री कार्बोकैटायन या उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए। क्लियर, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं कि SN1 के केस में 3 डिग्री कार्बोकैटायन या उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए। ठीक, तो यहाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और जब 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया तो हमारा जाहिर सी बात है यह SN1 रिएक्शन के थ्रू जाएगा। यह किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में कि वह कौन सा ऑर्डर का है, यूनिमॉलिक्यूलर है कि बाईमॉलिक्यूलर है, तो वह पहचानने का एक बेहतरीन तरीका है कि कार्बोकैटायन कितने डिग्री, अगर 3 डिग्री है या उससे ज्यादा स्टेबल है तो हमारा जाहिर सी बात है SN1 के थ्रू जाएगा। दूसरी बात,
सॉल्वेंट अगर पोलर ले लिया हमने तो भी SN1 के थ्रू जाएगा। क्लियर? अब देखो, ध्यान से देखो मेरी बात, यहां हमने क्या बना दिया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना दिया। अब उसके बाद हमारा स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 में हमने कार्बोकेटायन लिया और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। यह जो स्टेप होता है, मतलब मान लो पीजेड ऑर्बिटल ऐसे होगा ना, तो एक बार हमने मान लिया कि उस साइड से अटैक कर रहा है तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, इस साइड से अटैक कर रहा है यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़े। तो याद रखना, जो फर्स्ट स्टेप होता है वह स्लोवेस्ट स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है। तो इसको जान लेते हैं क्यों किताबों में फास्ट स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप लिखा रहता है। तो देखो बच्चों, इसमें मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। जैसे यहाँ CH3 है, ये भी CH3 मान लो, ये भी CH3, और यहाँ कोई लिविंग ग्रुप मान लो। तो एक चीज याद रखना है, अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डिफरेंस किनके बीच है, तो आप बोलोगे कि यह मतलब एक चीज हैलोजन और यह कार्बन के बीच। तो आप बोलोगे कि यह जो CX वाला बॉन्ड है, इनके बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है तो बोलोगे इस पे पार्शियल प्लस, इस पे पार्शियल माइनस आएगा। तो होता क्या है, जब भी SN1 दिखाया जाएगा तो आपसे बोल देगा CH3 का X है और एक्वस NaOH दे देगा। एक्वस NaOH मतलब, या एक्वस न्यूक्लियोफाइल का मतलब कि हम न्यूक्लियोफाइल लिए हैं और साथ में क्या डाल दिए हैं, सॉल्वेंट कोई डाल दिए हैं। जैसे मान लो एक्वस मतलब वाटर, वाटर क्या हमारा पोलर सॉल्वेंट है। क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। क्लियर? और ये एक चीज याद रखना, बच्चों को बार बार पढ़ाया जाता है कि पोलर सॉल्वेंट में क्या बोला बताया जाता है, पोलर सॉल्वेंट में पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होते हैं। मतलब पोलर कह सकते हो, उस मॉलिक्यूल में जो पोलर बॉन्ड रहेगा वही डिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो इसी प्रोसेस को कहते हैं, इसी चीज को, कि पोलर सॉल्वेंट में पोलर मॉलिक्यूल ही डिजॉल्व होंगे या पोलर सॉल्वेंट में हमेशा पोलर सॉल्यूट ही डिजॉल्व होंगे। इसी को सॉल्यूशन एक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, उसी में एक टर्म बताया जाता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। क्या बताया जाता है? लाइक डिजॉल्व लाइक। मतलब अपने समान ही सॉल्वेंट दूसरे को डिजॉल्व करता है, कि अगर पोलर रहेगा तो पोलर वाले मॉलिक्यूल को डिजॉल्व करेगा अपने में। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ही आपस में अपने में डिजॉल्व करेगा। क्लियर? नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ही अपने में डिजॉल्व करेगा। ठीक? अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। देखो प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जब हम पोलर मॉलिक्यूल लिया था जिसमें X इज द हैलोजन था, और हम ये भी डिसाइड कर लिए हैं कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वह क्या है, हमारा एक्वस है। क्या है? एक्वस है। कि मतलब आपका रिएक्शन यही है कि CH3 है, यहाँ भी CH3, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3 है, ऊपर भी यहाँ पे भी CH3, और यहाँ X है, और यहाँ हमने क्या डाल दिया है, एक्वस या NaOH डाल दिया। तो आपसे पूछ रहा प्रोडक्ट बताओ और उसका मैकेनिज्म बताओ। सबसे पहले हम मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे। तो मैकेनिज्म में लिखेंगे स्टेप नंबर 1। क्या लिखेंगे? स्टेप नंबर 1। तो आप बोलोगे, आप ढूंढोगे कि इस बांड में कौन सा पोलर बांड है, तो आप ये पाओगे। और सॉल्वेंट हमने ले लिया है पोलर, तो पोलर वाला पोलर सॉल्वेंट पोलर वाले बांड को डिजॉल्व कर देगा। क्लियर? अब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या जब यहाँ हमने H2O लिया था, क्या लिया था? H2O लिया था, तो इस बांड को ब्रेक कर दिया। तो मेरा एक क्वेश्चन है, और बन क्या गया? कार्बोकेटायन बन गया, और यहाँ X माइनस निकल गया। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम शुरुआत में एक क्या लिए थे, मान लो टेस्ट ट्यूब लिए थे, उसमें हमने एल्काइल हैलाइड डाल दिया, ये डाल दिया मतलब एल्काइल हैलाइड डाल दिया, और क्या? सॉल्वेंट डाल दिया। सॉल्वेंट डालने के बाद हुआ क्या है, बाद में हुआ क्या हमारा, इसमें ये कार्बोकेटायन बन गया और X माइनस बन गया। तो मैं आपसे, और साथ में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल सबको घेरा हुआ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है इसके पास कि यही X माइनस या जो X माइनस फिर इसके पीजेड ऑर्बिटल में अटैक कर जाए, क्योंकि ये तो ऐसे ही उसमें पड़ा हुआ है, टेस्ट ट्यूब में पड़ा हुआ है, हमारा रिएक्शन कंडीशन में पड़ा हुआ। क्यों हम जो है कि दूसरा मॉलिक्यूल डाल रहे हैं तब वह जाकर अटैक कर रहा है किसी के पास जवाब? सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं, कि मैं ये कहना चाहता हूं कार्बोकेटायन बन गया हमारा, लिविंग ग्रुप माइनस फॉर्म में आ गया,
तो क्या यही माइनस चार्ज जाकर प्लस वाले पर अटैक नहीं करेगा? क्या नहीं करके फिर बैक में चला जाएगा रिएक्शन डायरेक्शन? हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पर अटैक करके फिर रिवर्स डायरेक्शन में चला जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी पाया गया नहीं। उसका रीजन ये है, ध्यान से सुनना मेरी बात, उसका रीजन ये है कि जैसे ही हमने कार्बोकैटायन बनाया, जैसे ही हमने रिएक्शन मिक्सचर में ये सब डाले तो तुरंत X माइनस और इसमें कन्वर्ट हुआ। तो हुआ क्या है, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, अपने सारे जितने भी, यही हमारा H2O है, यही हमारा H2O है, ये हमारा H2 है ना, वो क्या करता है, मान लो ये भी उसी में है, ये सब जितने भी H2O मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूँ सब उस वेसल्स के अंदर ही, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही। तो ये सोचो, क्या यह पीजेड ऑर्बिटल है, इसी एटॉमिक ऑर्बिटल खाली है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या यह लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज इंटरैक्शन नहीं कर लेगा? लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज इंटरैक्शन नहीं कर लेगा। और यह क्या होता है, ऑक्सीजन अगर पार्शियल निगेटिव है वो H2 मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो क्या यहाँ पे भी एक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव इंटरैक्शन नहीं होगा? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव इंटरैक्शन नहीं होगा। उसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूं, जितना भी वह कार्बोकैटायन है वह सारे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से सराउंड हो जाता है। क्या हो जाता है, यह जो कार्बोकैटायन है हमारा, उसको ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के सब सराउंड कर लेते हैं, और यहाँ कार्बोकैटायन X माइनस को हाइड्रोजन सराउंड कर लेते हैं। इस तरह से हमारा कार्बोकैटायन ऐसे बचा रह जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में फिर वही होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में जब कार्बोकैटायन हमारा बच गया, नेक्स्ट स्टेप में आराम से न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करके निकल जाएगा। क्या होगा, आराम से न्यूक्लियोफाइल अटैक करके निकल जाएगा। देखो हमारा यहाँ कार्बोकैटायन बना, न्यूक्लियोफाइल मतलब हमारा OH माइनस OH को Na प्लस OH माइनस पे अटैक करेगा, और ये हमारा क्या बना लेगा, ये बना लेगा। क्या बना लेगा, ये बना लेगा। तो याद रखना, SN1 में हमेशा स्टीरियो जो केमिस्ट्री होती है, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है इसकी, आपके सिलेबस में है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। तो इसमें याद रखना, यह SN1 के केस में हमेशा बच्चों को बताया जाता है कि इसका जो रेट कांस्टेंट K होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 जो होता है वह इन्वर्जन भी होता है और रेसिमाइजेशन भी होता है। क्या होता है, रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है। तो उसको रेसिमाइजेशन बोल देते हैं, मतलब 50% इन्वर्जन होगा, 50% रिटेंशन होगा। तो अब इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। और फिर ये भी बताया जाएगा यह स्टेप स्लो क्यों है, और बार बार बच्चों को बताया जाता है कि स्लोवेस्ट स्टेप पे ही डिपेंड करता है क्यों, किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा SN1 के बारे में और सारी बातें। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।